स्पेशल रिपोर्ट को प्रेजेंटेड बाय नेवा थर्मल्स, ठंड का मजा लो। पावर्ड बाय, बारातियों का स्वागत पान पराग से ही होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ब्लेम गेम और बदले की सियासत चरम पर है इस वक्त राजधानी में। जी हां, मौसम सर्द जरूर है, लेकिन भ्रष्टाचार की भट्टी पर सियासत जरूर गर्मा गई है। यहां पर नरेंद्र मोदी के खास सिपह सालार अरुण जेटली पर अरविंद केजरीवाल ने हमला बोल दिया और उतार दी अपनी पूरी ब्रिगेड उन पर आरोप लगाने के लिए। अरुण जेटली पर लगे भ्रष्टाचार का जवाब देना चाहिए। और मेरे संबंध में लिखा कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने गलत आरोप लगाने का दुस्साहस किया। सीबीआई पर सियासत से शुरू हुई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग अब डीडीसीए के द्वार पर पहुंच गई है। इस बार निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे मजबूत सिपह सालार और वित्त मंत्री अरुण जेटली। जेटली जैसे दिग्गज को घेरने में कोई कसर न छूट जाए, लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने अपनी कोर टीम के 5 सदस्यों आशुतोष, राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी को मैदान में उतार दिया। इन लोगों ने अरुण जेटली पर ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार के कई आरोप जड़ डाले। किस प्रकार से सिलेक्शन में भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशंस हैं, और ये सारी चीजें अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में उनकी सहमति से, परोक्ष अपरोक्ष सहमति से किया जा रहा है ये सारा भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि जेटली के डीडीसीए के अध्यक्ष रहते हुए करोड़ों के घोटाले हुए। 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? आम आदमी पार्टी ने आरोपों की बमबारी की तो जवाब देने के लिए डीडीसी की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान सामने आए। जो मैंने 141 बोला था उसमें बहुत सारी चीजें और ऐड हो गई थी। शुरू में जो यहाँ पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि 27 करोड़ में हमने सिर्फ 27 करोड़ में हमने ईपीआई को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ग्राउंड फ्लोर के लिए था और एक ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर था उसमें, और एक ब्लॉक में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था। अपने दौर के ओपनर रहे चेतन चौहान ने पारी शुरू की तो इसे आगे बढ़ाने के लिए मोर्चे पर बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी सामने आई। आम आदमी पार्टी के आरोपों को हवा में उड़ाया और दावा किया कि अरुण जेटली की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। भारतीय जनता पार्टी श्री अरुण जेटली जी के नेतृत्व की सराहना करते हुए, उनकी कर्मठता को प्रणाम करते हुए, संकल्पित भाव से उनके साथ खड़ी थी, है और रहेगी। बुधवार से ही आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मामला गरमा रखा है। जेटली के इस्तीफे की मांग हो रही है। गुरुवार को आंच इतनी बढ़ी कि अरुण जेटली को खुद ब्लॉग लिखकर जवाब देना पड़ा। बुधवार को भी अरुण जेटली ने आरोपों पर सफाई दी थी, लेकिन गुरुवार को जब आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोपों की बारिश हुई तो जेटली ने भी आरोपों का जमकर जवाब दिया। और मेरे संबंध में लिखा कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है। ये तो पिछली सरकार जिसमें मैं विरोधी था उसके कार्यकाल में जांच थी, और उसके बाद से न केंद्र में न दिल्ली में मेरा क्रिकेट से कोई संबंध रहा। अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर इस मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया तो आम आदमी पार्टी तिलमिला गई। आपको राजनीतिक भाषणबाजी करने का समय है या जवाब देने का समय है? हमारे भ्रष्टाचार के आरोप पर वो जवाब दें, भाषणबाजी न करें। यहाँ कोई मंच नहीं लगा हुआ है कि वो भाषणबाजी कर रहे हैं। दिल्ली की सियासत ने नया रंग पकड़ लिया है। अरविंद केजरीवाल की टीम ने जिस तरह अरुण जेटली की घेराबंदी की है, उससे अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि ये मामला अब कौन सा मोड़ लेने वाला है। अमित चौधरी और रीमा पाराशर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। ये मामला आम आदमी पार्टी ने अब उठाया है। इससे पहले बीजेपी के ही सांसद कीर्ति आजाद ने खूब आवाजें बुलंद की थी, अरुण जेटली के खिलाफ तमाम इल्जाम भी लगाए थे।
हालांकि आज कोशिश दिन भर हुई बीजेपी की तरफ से कि वो अब कम से कम इस मुद्दे पर चुप हो जाएं। खबर यह है कि रामलाल ने, राष्ट्रीय सचिव जो है बीजेपी के, उन्होंने बातचीत करके उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन कीर्ति आजाद ने कह दिया है कि उनकी जुबान आजाद ही रहेगी। देखिए उनसे ये एक्सक्लूसिव बातचीत। कीर्ति जी, आपकी जो मुस्कान है एक तरह से दिखाती है आप बड़े खुश हैं कि आप ही के वित्त मंत्री को आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए मामले को लेकर टारगेट किया है। देखिए, ये जितने पोस्ट एमपी के होते हैं, मिनिस्टर्स के होते हैं, टेम्पररी होते हैं। आप जीत गए, आपकी सरकार है तो आप बन गए। अदरवाइज जो भ्रष्टाचार का मामला है वो भ्रष्टाचार का मामला है। मैं 4 बजे रविवार को सारे खुलासे करूँगा। नहीं, ये मुझे बताइए, क्या आपको लगता है सही होता है कि एक पार्टी का सांसद किसी अपने ही पार्टी के एमपी के विरुद्ध इस तरह की बगावत करे? आज अरुण जेटली ने ब्लॉग में लिखा है, एक एमपी लगातार ये कैंपेन चला रहा है और उसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है पूरे इशू को एक तरह से डाइवर्ट करने के लिए। आम आदमी पार्टी को आई कितना दिन हो गया, वो अब क्यों उठा रही है इशू? तो कांग्रेस को भी उठाना चाहिए था, कांग्रेस ने कल उठाया था। मैं तो एक करप्शन की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा तो कोई दूसरी बात मैंने किसी के ऊपर की नहीं। जो करप्ट है उसको टांगो, मैं गलत हूँ मुझे टांग दो। ये एंटी पार्टी नहीं है, ये एंटी पार्टी नहीं है, ये बगावत नहीं होगी। कहाँ से बगावत है? मैं 9 साल से कर रहा हूँ। तब कौन था मिनिस्टर और कौन था मिनिस्टर या कौन था एमपी? उस समय तो कोई बात नहीं थी। तो डीडीसीए का मामला है और एक बार नहीं हज़ारों बार कहा गया है। मैं सारे जो भी आप आम आदमी का बता रहे हो उनके पास तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या 15-20% होगा टोटल जितना मेरे पास है उसका। नहीं, मैं ये पूछा कहीं ना कहीं आप क्या पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि पार्टी लीडरशिप अमित शाह ने कीर्ति आजाद को कहा है कि इन सब बातों से आप पब्लिकली मत करिए, नहीं तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। राजदीप, मैं इन सब विषयों पे बात नहीं करूंगा। आप इसको पार्टी की लड़ाई का मामला मत बनाइए जी, कि इसके साथ में आप फाइनेंस मिनिस्टर के साथ लड़ रहे हैं तो आपको पार्टी ने निकाला। क्या मेरी पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं लड़ो? क्या ये अमित शाह जी ने कहा है या किसी ने कहा है? मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और मैं विसल ब्लोअर हूँ। यह मेरा अधिकार है कि जहाँ मुझे लगे, और विशेष करके वो क्रिकेट जो मैं खेला अपने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला, वहाँ पर अगर घपलेबाजी इतने सालों से हो रही है, चिट्ठियाँ लिखी गई, व्यक्तिगत रूप से मिल करके बताया गया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर यह आवश्यक था नहीं, पर कुछ ना कुछ हो। नहीं, आप अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं ना, इसलिए आप ही की पार्टी की साख जो है वो कम हो रही है। नहीं, देखिए, आप इसको पार्टी का मामला तो बनाइए नहीं, और आपको लगता है साख कम हो रही है, तो वो तो सदैव आपने प्रयास किया है, चाहे मोदी जी का समय रहा हो या किसी का रहा हो, तो साख तो हरदम आप कम करवाते ही रहते हैं। तो उसको लेकर के आप चिंतित न होइए, जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। मैं गलत हूँ, मुझे टांग दो। पर इसी सच्चाई का आम आदमी पार्टी फायदा उठा रही है। आप जो मामले उठा रही हैं उसके आपके विरोधी उसका फायदा उठा रहे हैं। भाई साहब, एक गिलास को उल्टा कर दो और उसमें पानी डालो तो जाएगा? नहीं जाएगा। वही परिस्थिति आपकी हो रही है। मैं आपको समझा रहा हूँ, बात ही नहीं समझ रहे। तो आप कह रहे हैं करप्शन का मामला है, डीडीसी का मामला है, इसे पार्टी से मत जोड़िए। किस लिए, कैसे जोड़ेंगे आप पार्टी से? क्योंकि आपके पार्टी के नेता जो थे उस डीडीसीए के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष अरुण जेटली थे। अच्छा, मुझे जब ये मैं बीसीसीआई के मामले उठा रहा था तब कौन था अध्यक्ष? और दूसरे लोग भी तो उठा रहे थे। मैं राजीव शुक्ला को भी कहा, तब क्यों नहीं आपने कहानी बनाई? ये तो सभी लोग बैठे हैं, सभी राजनीतिक, मैंने कहा यूनाइटेड अलायंस है, यूनाइटेड इन करप्शन अलायंसेस फॉर पोजीशन। जो हार गए, देखो आज कोई कमिश्नर आईपीएल बना हुआ है, कोई फाइनेंस कमेटी का बना हुआ है। तो अब मेरे से सब बातें ना कीजिए, मैं उसी दिन बात करूंगा। आंकड़ों के साथ एक एक करके आपको दिखाते हैं वो आरोप जो आम आदमी पार्टी अरुण जेटली पर लगा रही है। क्या कह रही है, किस तरह की अनियमितताओं का जिक्र कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि डीडीसीए ने 5 संदिग्ध कंपनियों के लिए पैसे दिए हैं। आरोप नंबर 2 जो उनका है, उनका यह कहना है कि डीडीसीए में सिलेक्शन और बिलों में फर्जीवाड़ा रहा है। जो बिल्स है, जो पेमेंट है, 24 करोड़ का काम था जो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम बनना था, लेकिन उसमें 114 करोड़ आगे जाकर खर्च कर दिए। 16 फर्म्स को 1 करोड़ 15 लाख की पेमेंट एक ही काम के लिए दी गई है। ये सब अनियमितताओं का जिक्र है। अपने करीबियों को ठेके दिए हैं उन्होंने, टेंडर्स नहीं निकाले गए हैं, हो चुके काम का भी पेमेंट करवाया है, जो पहले से काम हो चुका था उसका भी पेमेंट करवा दिया है। आरोप नंबर 6। आरोप नंबर 7, जेटली की पसंदीदा कंपनीज को 1 करोड़ 15 लाख की लोन का है। चयनकर्ताओं की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की गई है। अपने मनमाने लोग, जो लोग पसंद थे, जिनके साथ रिश्ता ठीक ठाक रहता था, उनको लेकर पेमेंट्स में एक अलग तरीका अपनाया गया है। अरुण जेटली जी की अध्यक्षता ने
24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? एक नया स्टेडियम 114 करोड़ में बन गया और कॉमनवेल्थ खेल में नेहरू स्टेडियम की केवल रिपेयर्स और रेनोवेशन पे 900 करोड़ खर्चा, 14,000 कैपेसिटी के ध्यानचंद स्टेडियम पे 600 करोड़ रुपए खर्चा, और यहां एक ब्रांड न्यू स्टेडियम 42,000 क्षमता का 114 करोड़ रुपए में बना। चेतन सांगी जब उन्होंने नवंबर में ये रिपोर्ट पेश करी, दिसंबर में उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई दिल्ली पुलिस द्वारा। जब मुख्यमंत्री जी इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने बैठे तो उनके दफ्तर पर रेड कर दी गई। यह स्पष्ट है कि सीबीआई एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ गई थी, न मुख्यमंत्री कार्यालय में गई, न मुख्यमंत्री की किसी कागज की तरफ गई। किस प्रकार से सिलेक्शन में भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशंस हैं, बिलों में फर्जीवाड़ा है, पैसे की लेन देन में फर्जीवाड़ा है। और 21 मार्च की 2013 की उनकी रिपोर्ट जो यूपीए सरकार में थी वो पढ़ ली जाए। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि कुछ टेक्निकल वायलेशंस हैं प्रोसीजर्स की, कि कोई नोटिस ठीक नहीं था या कोई फाइल ठीक नहीं थी। कोई सब्सटेंटिव वायलेशन नहीं है और वो सारी कंपाउंडेबल थी। इसे सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि वे अपना इस्तीफा दें और इसकी निष्पक्ष जांच हो तमाम भ्रष्टाचार की। दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री की रणनीति ये है कि उनके पास भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो केवल एक चारा है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं, और यही कारण है कि शायद मेरा नाम बार बार वो लेते हैं। आरोप स्पेसिफिक लगाए जा रहे हैं। आइए इन्हीं पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी जो कि सचिव है बीसीसीआई में, वो इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, आप कह रहे हैं कि यूपीए सरकार के दौरान जो जांच की गई थी आप लोग पाक साफ पाए गए थे अरुण जेटली। मेरा ये कहना है कि चाहे एसएफआईओ की रिपोर्ट हो, चाहे उसके बाद कोर्ट ने जो पैनल बनाया था उसकी रिपोर्ट हो, डीडीसीए की इंटरिम रिपोर्ट है, सबने कहा है पारदर्शिता नहीं है, वित्तीय अनियमितताएं हैं, नकदी में पेमेंट की गई है, और सभी जो आम भाषा जानते हैं कि अगर आपने पेमेंट की है पैसे में, नकदी में, तो सब ब्लैक है। ये संगीन इल्जाम है। आप में से अगर जिन लोगों ने क्रिकेट को कवर किया होगा वो भली भांति जानते हैं कि 2005 से पहले डीडीसीए के पास किस तरह का स्टेडियम था, और देश की राजधानी होने के बावजूद एक टूटे फूटे स्टेडियम में मैच होते थे। ये उनके प्रयासों के कारण 2000 के बाद वहां पर स्टेडियम बन पाया है, और जिस मुश्किलों के बाद साथ में आपके एएसआई विभाग वहां पर किसी को परमिशन नहीं देता है, हाँ। उसके बावजूद वहां पर इतना सुंदर स्टेडियम बना मात्र 100 करोड़ रुपए की लागत से, जबकि कॉमनवेल्थ खेलों में 900 करोड़ रुपए की लागत से केवल रेनोवेशन यूपीए के समय हुई। आपको तो बधाई देनी चाहिए डीडीसीए के लोगों को कि 40,000 की क्षमता का स्टेडियम केवल 114 करोड़ रुपए की लागत से, यही बधाई अनुराग जी। यूपीए के समय अनुराग जी यही बधाई आपको कीर्ति आजाद क्यों नहीं दे देते? आप वालों से आपको बधाई चाहिए, कीर्ति आजाद क्यों नहीं दे देते बधाई? इतना अच्छा काम किया है तो। ना मेरी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को समझाने की, कोई ना समझना चाहे तो ना समझे, लेकिन देश ये जानता है कि अच्छा काम किसने किया है। और मैं यही कहना चाहता हूं, उन लोगों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि जो एक और वो सब सुविधाएं उठाते हैं और बाद में उसी पर प्रश्न चिन्ह। चलिए ठीक है, इतना ही कहेंगे आपसे अनुराग ठाकुर अंत में कि 3 बजे इसी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं कीर्ति आजाद। तो इस बॉम्ब के लिए पार्टी को और आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा। इसी के साथ हम स्पेशल रिपोर्ट में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक ऐसा हादसा जो आपको हिला देगा। जी हाँ, लापरवाही का ऐसा आलम कि विमान के सामने पंखे में कटकर एक शख्स दर्दनाक मौत की कहानी। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब बात स्पेशल रिपोर्ट में एक ऐसे दर्दनाक मौत की होगी जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। जी हाँ, मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ। एक हवाई इंजीनियर विमान के इतना करीब पहुंच गया कि उसके इंजन ने पल भर में उसे सक कर लिया और उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए।
तारीख 16 दिसंबर, वक्त रात के 8:40 बुधवार की रात मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। मुसाफिर आ रहे थे, जा रहे थे। एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट AI-619 मुंबई से हैदराबाद की उड़ान भरने के लिए तैयार था। उड़ान में बस 4 मिनट बाकी थे। विमान बे में खड़ा था। टेक ऑफ से पहले सभी टेक्नीशियन और इंजीनियर जांच परख में लगे थे। 54 साल के इंजीनियर रवि सुब्रमण्यम पुशबैक के लिए विमान के इंजन के करीब खड़े थे। अचानक वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। रवि सुब्रमण्यम जहां खड़े थे वहां से थोड़ी ही दूरी पर एयरक्राफ्ट का पंखा घूम रहा था। रवि जैसे ही इंजन के सामने आए, हवा की रफ्तार से घूमते इंजन के पंखे ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। देखते ही देखते रवि सुब्रमण्यम इंजन में समा गए और पल भर में उनका पूरा वजूद खत्म हो गया। थोड़ी देर पहले जहां रवि सुब्रमण्यम खड़े थे वहां सिर्फ उनके कपड़ों के चीथड़े बचे थे। ये था कि एयर इंडिया जो फ्लाइट था मुंबई हैदराबाद जा रहा था 619, उसमें जब डिपार्चर होने के समय जो उसको पुशबैक किया गया, पुशबैक होने के बाद में जब पुशबैक निकाला जाता है उसी समय जो कर्मचारी पुशबैक निकालने के लिए गया तो उसको खींचा गया, इंजन ने रेस करने की वजह से खींचा गया, तो उसकी मृत्यु हो गई है। रात के 8:44 का वक्त था जबकि एयर इंडिया की विमान संख्या 619 जिसे कि मुंबई से हैदराबाद जाना था वो मुंबई के T2 टर्मिनल के बे नंबर 28 पर आकर खड़ी थी। उसे पुशबैक किया जाना था और जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर होते हैं उससे फॉलो करना था। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि उसके अगले पल में एक बड़ा हादसा नहीं हो गया। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ यह हादसा इतना भयानक था कि जिसने देखा सुना वो सिहर गया। पलक झपकते ही टुकड़े टुकड़े हो गया रवि सुब्रमण्यम का शरीर। उनका शव निकालने के लिए कई घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शव निकालने के लिए एयरक्राफ्ट का इंजन खोलना पड़ा। इसके बावजूद रवि सुब्रमण्यम के शरीर के सभी टुकड़े नहीं मिले। मुंबई पुलिस ने हादसे से हुई मौत का मामला दर्ज किया, जबकि एयर इंडिया के CMD ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिस समय उसको पुशबैक किया जा रहा है या जिस समय उसको हटाया जा रहा है तो उस समय कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, ये भी ऐसा जनरली फीलिंग है। बट कहाँ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, किन के बीच में हुआ होगा, तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये पुशबैक के बाद जब जैसे इंजन ऑन हुआ उसका सक्शन प्रेशर इतना ज्यादा था कि इंजन ने उसको अपनी तरफ खींच लिया और उस दुर्घटना के अंदर उसकी मृत्यु हो गई है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि यह हादसा कैसे और क्यों हुआ। पुशबैक आखिर होता क्या है? फिलहाल एयर इंडिया ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि इतने लोगों की मौजूदगी में और वो भी पूरी तरह से ट्रेन्ड स्टाफ इस तरह इंजन की चपेट में कैसे आ जाता है? सवाल सुरक्षा इंतजामों पर भी उठ रहे हैं। विमान के इंजन के करीब जाने को लेकर पूरी गाइडलाइन होती है, इसके बावजूद इंजीनियर रवि सुब्रमण्यम इंजन की चपेट में आ जाते हैं। वहां मौजूद स्टाफ उन्हें क्यों नहीं रोकता? वीरेंद्र सिंह गुणावत और एजाज खान के साथ मुनीश चंद्र पांडे, मुंबई आज तक। कैसे काम करता है हवाई जहाज का इंजन? ऐसी ताकत कैसे होती है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? आइए जरा आपको बताते हैं। इन आंकड़ों को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे ये हादसा कैसे हुआ होगा और क्यों ऐसी लापरवाही कभी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, विमान के इर्द गिर्द ऐसी लापरवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो वजह है ऐसे काम करता है इंजन। विमान में इंटरनल कंबस्टन जो इंजन होता है उसकी जो प्रक्रिया है, फ्रंट टर्बाइन हवा को अंदर की तरफ सक्शन की तरह खींचता है और चक्रवाती तूफान से भी 4 गुना ज्यादा तेजी से ये हवा खींचता है। समझ रहे होंगे आप। स्पीड 60 मिनट से लेकर 890 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वहां पर ताकत है। 1,10,000 हॉर्स पावर उसकी ताकत है। इसके साथ ही जो टाइटैनिक, अगर आपको याद होता है टाइटैनिक जो शिप था जो उस वक्त जहाज डूबने की अगर आपने फिल्म भी देखी हो, उस टाइटैनिक से भी दोगुने से भी ज्यादा हॉर्स पावर विमान के उस हिस्से में होता है जो आप देख रहे हैं। पंखे की जो स्पीड है वो 2000 राउंड्स प्रति मिनट, 1 मिनट के अंदर 2000 बार रोटेशन, 1 सेकेंड में करीब 33 राउंड्स पंखे की स्पीड है।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ताकत, किस तरह का हॉर्स पावर, किस तरह की स्पीड वहां पर है और इसीलिए शायद तमाम प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ती है। आखिर कैसे हुआ ये हादसा, कैसे हवाई जहाज के इंजन ने उस इंजीनियर को खींचा और कैसे उसके शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए, आइए आपको दिखाते हैं इस हादसे की हकीकत एक्सपर्ट के साथ। उसको ये श्योर करना पड़ता है इंजीनियर को जहाज को ब्रेक लगी हुई है कि नहीं। वो इस तट के ऊपर बत्ती होती है, अगर लाल बत्ती ऑन है इसका मतलब पार्किंग ब्रेक्स आर ऑन, अगर बत्ती ऑन नहीं है तो मतलब ब्रेक्स आर ऑफ। वो जब ब्रेक्स ऑन करवाता है फिर उसको पायलट को कहता है कि अब आप दूसरा इंजन स्टार्ट करो या नंबर 1 इंजन स्टार्ट करो। जब इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और आइडल पावर पे भी जब बिल्कुल एक्सेलरेटर बिल्कुल पीछे होता है, उसमें भी इंजन की इतनी ताकत होती है कि वो 5 फुट से आदमी को खींच सकता है, 10 सेकंड कर लेगा। और ये जो है ट्रेनिंग हम सब इंजीनियर जो हैं वो ग्राउंड स्टाफ को, टेक्नीशियन वगैरह सबको देते हैं। और हालांकि इंजन के ऊपर एक लाइन भी लगी होती है कि इसके आगे किसी ने नहीं जाना, आगे से वो सेकंड कर लेगा, अगर पीछे आ जाए 10 फुट तो उसको 20 फुट पीछे भी फेंक देगा आइडल पावर पे। टेका पारते तो ये जहाज 50 फुट से आदमी को खींच लेगा अंदर। और क्या लगता है आपको कि इसमें जो है कहाँ लापरवाही रही? ये ग्राउंड टेक्नीशियन की लापरवाही हो सकती है या AME जो था उस वक्त वो बताएगा। अभी तो इंक्वायरी चल रही DGC की, उससे पूरी वजह पता लगे किसकी फॉल्ट है। क्या पायलट का भी कुछ लगता है कि इसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा? पायलट्स का ये है, अगर उसने इंजन की पावर खोली है विदाउट परमिशन, बगैर इजाज़त लिए AME के, तो उसकी गलती हो सकती है। लेकिन वो जब ही खोलेगा पावर, जब इंजीनियर को बोलेगा कि आपने इंटरकम का कनेक्शन उतार लो, तो पीछे हट जाइए, अब मैं चलने, फिर वो इंजीनियर हटा के कहेगा कि अब मैं हट गया, अब आप जा सकते हैं, फिर वो पावर खोल के चलेगा। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ यह हादसा कई सारे सवाल छोड़ जाता है। 54 साल उम्र थी उस इंजीनियर की जो इस हादसे के शिकार हुए। उन्हें पता था कि इंजन से, उस पंखे से कितनी दूरी उन्हें बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके ऐसी क्या गलती हुई कि यह हादसा हो गया। इस वीडियो को देखिए, कैसे एक शख्स हवाई जहाज के इंजन के पास आता है और हवा को अंदर खींचने वाले पंखे इस शख्स को अंदर खींच लेते हैं और पलक झपकते ही शख्स के परखच्चे उड़ जाते हैं। हम इस वीडियो से आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे। इस वीडियो को आपको दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है ताकि हम जो खबर आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से आपको समझ में आ सके। हम आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर सीनियर इंजीनियर रवि सुब्रमण्यम के साथ भी ठीक ऐसा ही हादसा हुआ है। जाहिर सी बात है कि रवि सुब्रमण्यम पूरी तरह से ट्रेंड इंजीनियर होंगे, क्योंकि उनकी उम्र भी 54 साल थी। फिर कैसे तूफान की रफ्तार से हवा को अंदर की ओर खींचने वाले इंजन की चपेट में इंजीनियर रवि सुब्रमण्यम आ गए? तो बताया जा रहा है कि वो घटना कुछ इस तरह से हुई। विमान नंबर AI-619 को टेक ऑफ से पहले पार्किंग बे से पुशबैक किया जा रहा था। हम आपको बता दें कि कोई भी एयरक्राफ्ट सिर्फ इंजन की मदद से आगे बढ़ सकता है, पीछे करने के लिए बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। टो वैन से विमान को पुशबैक किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया इंजीनियर की मदद से होती है और इंजीनियर पूरी तरह से विमान की नाक के सामने होता है ताकि पायलट उसे देख सके। इस फ्लाइट को एक नए को पायलट और एक अनुभवी पायलट को उड़ाना था। तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हर कोई सन्न रह जाता है, कोई समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ। विमान में बैठे करीब 100 यात्री भी गश खा जाते हैं और इंजीनियर रवि सुब्रमण्यम लापता से हो जाते हैं। इंजन शुरू हुआ है या कि पायलट या सीनियर पायलट हो या को पायलट हो, इन्होंने शुरू करने के बाद उसी वजह कारण हादसा हुआ है, ये तो कंफर्म है। कहा जा रहा है कि जब टो वैन को अलग किया गया, इस दौरान विमान के पार्किंग ब्रेक लगाने की जरूरत होती है और पार्किंग ब्रेक को पायलट लगाता है। इस केस में बताया जा रहा है कि पायलट ने पार्किंग ब्रेक नहीं लगाई। सूत्रों की माने तो विमान की ऑक्सिलरी पावर यूनिट में भी कोई तकनीकी गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से इंजन पार्किंग की हालत में 10% स्टार्ट था। अब बिना पार्किंग ब्रेक और इंजन स्टार्ट होने की वजह से विमान थोड़ा आगे बढ़ गया और इंजीनियर रवि सुब्रमण्यम इंजन की चपेट में आ गए। सवाल यह है कि विमान के इंजन से ग्राउंड स्टाफ को 10 फीट दूर रहना चाहिए, तो रवि इतना करीब कैसे पहुंच गए? क्या विमान 10% स्टार्ट होने की जानकारी पायलट को नहीं थी? अगर जानकारी थी तो पायलट ने इसके बारे में क्यों नहीं बताया?
इंजन की स्पीड बढ़ाने से पहले ग्राउंड स्टाफ को सिग्नल क्यों नहीं दिया और ग्राउंड स्टाफ ने भी इसकी जानकारी क्यों नहीं ली? वीरेंद्र गुनावत के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। दर्दनाक ये हादसा रहा। एक ब्रेक के लिए हम स्पेशल रिपोर्ट में रुक रहे हैं, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक प्रधानमंत्री को घूसा किसने मारा। आप देखते रहिए आज। लेकिन बावजूद इसके स्पेन के प्रधानमंत्री के सामने एक ऐसा सिरफिरा शख्स पहुंच गया जिसने सीधे घूसा मार दिया। खबर यह है कि घूसा लगने से उनका चश्मा तक टूट गया। आइए आपको दिखाते हैं शख्स ने ऐसा क्यों किया। स्पेन के पीएम को मारा जोर का मुक्का। पीएम का टूटा चश्मा, हमलावर को पुलिस ने पकड़ा। गौर से देखिए ये वीडियो। स्पेन के पोंटेवेडा में चुनाव प्रचार के दौरान स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राजोय लोगों से मुखातिब थे। तभी उनके बगल में खड़ा एक युवक उन्हें जोर का मुक्का मारता है। युवक का घूंसा पीएम राजोय के चेहरे पर पड़ता है, जिससे उनका चश्मा टूट जाता है। स्पेन के पीएम मारियानो राजोय खुद को संभालते हैं और लोग उन्हें घेर लेते हैं। अचानक हुए इस हमले में उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन चेहरे पर निशान जरूर पड़ गया। इस दौरान घूंसा मारने वाला शख्स मौके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद लोग और पीएम की सुरक्षा में तैनात जवान उसे पकड़ लेते हैं। जानकारी के मुताबिक युवक नाबालिग है, जिसे बाद में पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इस घटना के बाद राजोय ने ट्वीट किया, मैं बिल्कुल ठीक हूं और कोरोना में चुनावी रैली के लिए निकल रहा हूं। वैसे स्पेन के युवाओं में बढ़ता असंतोष और पिछले एक दशक के दौरान देश में आर्थिक मंदी का दौर पीएम पर हुए हमले की वजह भी हो सकता है। जी हां, दरअसल यूरोपियन यूनियन में शामिल स्पेन में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। नौकरी खोजने वालों में 25 से कम उम्र वालों की तादाद आधे से ज्यादा है। हालांकि युवा वर्ग की नाराजगी के बावजूद राजोय की पीपुल्स पार्टी के मौजूदा चुनावों में जीत दर्ज करने की पूरी उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.